स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायो विजार्ड विद दिलीप सर में। जैसा कि मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आखिरी क्लास है जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव एसेरी ग्लैंड्स, है ना। अगर इससे पहले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, ताकि आप लोग को और अच्छे से विजुलाइज हो सके जो आई लास्ट पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकॉल आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं देना चाहूँगा, ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुल 4 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना। जो कि है टेस्टिस, दूसरा एसेरी डक्ट्स, तीसरा एसेसरी ग्लैंड्स और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो स्टूडेंट्स, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ओके। और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के साथ साथ ये टेस्टिस एसेसरी ग्लैंड से जाकर के मिलता है। और वो एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स में जाकर के मिलता है? तो टेस्टिस ओपन होता है रेटी टेस्टिस में, दूसरा वासा एफ्रेंसिया, तीसरा एपिडिडाइमिस और चौथा वास डेफरेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूँ, है ना। देखिए, टेस्टिस जो है ना, वो रेटी टेस्टिस में ओपन होता है, ओके। ये एसेसरी डक्ट्स हैं। और रेटी टेस्टिस किस में ओपन होता है? वास एफ्रेंसिया में, ओके। रेटी टेस्टिस किस में ओपन होता है? वास एफ्रेंसिया में। और वास एफ्रेंसिया किस में होता है? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस किस में खुलता है जाकर के? वास डिफरेंस में। तो स्टूडेंट्स, ये 4 के 4 एसेसरी डक्ट्स हैं, है ना, जो कि प्रीवियस एग्जाम में बहुतों बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, कि टेस्टिस 4 एसेसरी डक्ट्स में जाकर के ओपन होते हैं, है ना। टेस्टिस सबसे पहले रेटी टेस्टिस में ओपन होता है, उसके बाद वास एफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस फाइनली वास डिफरेंस में जाकर के ओपन होता है। स्टूडेंट्स, ये देखिए इतना, है ना, ये है वास डिफरेंस, है ना, दोनों साइड से वास डिफरेंस है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स, है ना। तो 3 एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना। पहला सेमाइनल वेसाइकल, ओके। सबसे पहला कौन सा? सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। दूसरा कौन सा ग्लैंड पाया जाता है स्टूडेंट्स? प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। और दूसरा पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। तो स्टूडेंट्स, कुल ये 3 ग्लैंड्स होते हैं, ओके, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है ना, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वास डिफरेंस जो मैंने रेड कलर से क्लिक किया है ना, मार्क किया है, ये वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल में आकर के ओपन होता है, ओके। और वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल मिल करके एक डक्ट बनाता है जिसे कहते हैं इजोकुलेटरी डक्ट, ओके। और इजोकुलेटरी डक्ट फाइनली जाकर के प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होता है, ओके। आई मीन प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ये इजोकुलेटरी डक्ट में भी जाता है, ओके। और फिर इजोकुलेटरी डक्ट, है ना, यूरेथ्रा में जाकर के ओपन होता है। लेकिन इससे पहले जो 3 ग्लैंड से एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन कौन सा था स्टूडेंट्स? सेमाइनल वेसाइकल्स, राइट। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा था? सेमाइनल वेसाइकल्स, जो कि वास डिफरेंस से स्टूडेंट्स सेमाइनल वेसाइकल्स के नीचे, है ना, देखिए सेमाइनल वेसाइकल्स, आपको ये लीफ लाइफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेमाइनल वेसाइकल के नीचे आपको क्या दिख रहा है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है? 1 होता है, हाँ। ये पेयर नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही ऐसा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होता है। बाकी सेमाइनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर्स में पाए जाते हैं, ओके। तो ये फाइनली इजोकुलेटरी डक्ट, ये जो यूरेथ्रा में ओपन होता है, देखिए ये इतना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये यूरेथ्रा है ना। तो इजोकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होता है, बट, है ना, इजोकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होता है, बट उससे पहले जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है ना, ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो इसमें ओपन हो जाता है। यानी कि ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन और सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन, ये सारे का सिक्रीशन, है ना, इजोकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। और इजोकुलेटरी डक्ट से ओपन होकर के फाइनली यूरेथ्रा में जाकर के ओपन होता है, ओके। और हम जानते हैं कि मेल का जो पेनिस है वो 2 काम करता है, एक तो यूरिन पास आउट करता है और दूसरा सीमेन भी पास आउट करता है ना। इसीलिए पेनिस को, है ना, इसीलिए मेल के पेनिस को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोला जाता है ना, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ओके।
और फिर पेनिस जो है वो ग्लास पेनिस से कवर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं मेल एसेरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कि हम इस डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग के सामने एसेरी ग्लैंड्स दिख रहा होगा, है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स एसेरी ग्लैंड्स टोटल कितने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया है, 3 होते हैं। कितने? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये तीनों ग्लैंड्स जो है अपना अपना सीक्रेशन इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन करते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में देते हैं, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट है ना, इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होता है। ओके, और फिर बाहर आता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स ये आप जान लीजिए कि सेमाइनल वेसाइकल्स हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो, चाहे है ना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हो, तीनों का सीक्रेशन है ना, तीनों का सीक्रेशन एक साथ जब मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सेमाइनल प्लाज्मा। स्टूडेंट्स कभी भी सीमेन अकेला नहीं होता है ना। आप हम लोग अब तक में सोचते होंगे अगर, तो ये गलत सोच रहे हैं कि है ना सीमेन मतलब स्पर्म। सीमेन मतलब स्पर्म नहीं होता स्टूडेंट्स, सीमेन मतलब होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि और सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन। यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि सीमन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। इज इट राइट? अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सीमन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। इसीलिए एसेरी ग्लैंड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीमन के कंपोजिशन में है ना, सीमन के कंपोजिशन में मोर देन 90-95% किसका कंपोजिशन होता है? एसेरी ग्लैंड्स का कंपोजिशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सीमन जो होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है ना। अल्कलाइन फ्लूइड मतलब हम लोग समझते हैं 7 pH वैल्यू जो है, अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा तो बेसिक, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट जो होता है वहाँ एसिडिक मीडियम होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एसेरी ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेमाइनल वेसाइकल। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अभी आपके सामने सेमाइनल वेसाइकल दिख रहा होगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया था अभी फिगर में, सेमाइनल वेसाइकल 1 पेयर होते हैं, है ना। हाँ स्टूडेंट्स, सेमाइनल वेसाइकल्स कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं, राइट। और सेमाइनल वेसाइकल में अगर कोई पूछे कि सीमेन में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किस ग्लैंड्स का होता है, तो स्टूडेंट्स सेमाइनल वेसाइकल का ही कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, 60-70%, समझे स्टूडेंट्स, 60-70% यदि सीमेन में कंपोजिशन यदि कुछ होता है तो वो सेमाइनल वेसाइकल का कंपोजिशन होता है। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, 60-70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन कौन कंटेन करता है स्टूडेंट्स? सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रेशन कंटेन करता है। चलिए अब आगे वाला लाइन देखते हैं। सेमाइनल फ्लूइड इज अल्कलाइन इन नेचर, जैसा कि अभी मैंने बताया सेमाइनल वेसाइकल का जो सेमाइनल फ्लूइड है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, और वो 7.4 pH होता है। नेक्स्ट, येलो एंड विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन, है ना, येलो होता है ना, और विस्कस फ्लूइड होता है, वो क्या कंटेन करता है स्टूडेंट्स? फ्रुक्टोज कंटेन करता है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फ्रुक्टोज जो है ये स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फ्रुक्टोज जो है ये स्टूडेंट है ना स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज ही एनर्जी का सोर्स है ना। स्पर्म को, या यूँ कहें कि स्पर्म को सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो यही फ्रुक्टोज होता है, जो कि सेमाइनल वेसाइकल का कंपोजिशन है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में स्पर्म इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस फ्रुक्टोज का एक और इम्पॉर्टेंस होता है, और वो इम्पॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स फॉरेंसिक जांच में, है ना। जब किसी भी रेप केस, है ना, अगर कोई भी रेप केस वगैरह होता है और अगर वो केस अगर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि किसी फीमेल का, है ना, रेप वगैरह हुआ है ना। तो ये कैसे पता लगाते हैं स्टूडेंट्स? तो डॉक्टर जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या वेजाइना में, है ना, क्या चेक करते हैं? फ्रुक्टोज का कंपोजिशन चेक करते हैं। यदि फ्रुक्टोज का थोड़ा सा भी कंपोजिशन यदि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में दिखता है, तो इसका मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है उस फीमेल के साथ, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फ्रुक्टोज का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्रुक्टोज और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसाइकल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टूडेंट्स सीमेन वेसाइकल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है, और प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन का पोजीशन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जैसे जब स्पर्म, है ना, जब सीमेन जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मॉल, है ना, स्मूथ मसल्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट,
जैसे ही स्मूथ मसल ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ पे होता यह है स्टूडेंट्स की जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजेन, है ना। यस स्टूडेंट्स, सेमिनल वेसिकल्स में क्लॉटिंग प्रोटीन, है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजेन भी पाया जाता है, जो क्या करता है, सीमेन को कोगुलेट करके रखता है ना, ताकि अगर सीमेन कोगुलेट नहीं होगा स्टूडेंट्स तो वो एसिडिक मीडियम जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का है वहाँ पे मर सकता है बहुत सारे स्पर्म, इसीलिए सीमेन को कोगुलेट फॉर्म में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भेजा जाता है। और उस सीमेन को कोगुलेट करने में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, उसका नाम है फिब्रिनोजेन। तो स्टूडेंट्स से याद रखिएगा आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है, स्पर्म की मोटिलिटी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही होती है। यहाँ तक कि आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्पर्म का कैपेसिटेशन, है ना, स्पर्म का कैपेसिटेशन का मतलब हाईली एक्टिव, है ना। स्पर्म हाईली एक्टिव कहाँ पे होता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही स्पर्म हाईली एक्टिव होता है ना, हाईली एक्टिव होता है, हाई मोटिलिटी उसका रहता है ना, एक्टिवली फंक्शन कर पाता है, इसी को कैपेसिटेशन कहते हैं। और कैपेसिटेशन कहाँ होता है, क्योंकि है ना, नीट जैसे एग्जाम में भी ये पूछा गया कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो कैपेसिटेशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, किसका, स्पर्म का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सीमेन वेसिकल के बारे में उतना ही जानना था। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड्स नंबर में कितना होता है, एक होता है, सिंगल होता है, राइट। और सराउंड्स द यूरेथ्रा, देखिए साफ साफ लिख रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसको सराउंड करता है, यूरेथ्रा को सराउंड करता है। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज ये यूरेथ्रा है तो इसके चारों ओर, राइट, इसके चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सराउंड्स किए हुए रहता है और अपने सिक्रीशन को यूरेथ्रा में डालता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका कंपोजिशन की बात करें यदि हम लोग, है ना, तो इसका कंपोजिशन 20 से 25% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन पाया जाता है। सेमिनल वेसिकल कितना था, 60 से 65%, इसका 20 से 25% है ना सीमेन का। नेक्स्ट, स्लाइटली एसिडिक, स्टूडेंट्स स्लाइटली एसिडिक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, जिसका pH 6.5 होता है ना। और नेक्स्ट है ये मिल्की फ्लूइड दैट कंटेन, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड में, है ना, मिल्की फ्लूइड जैसा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंपल सा मिल्की फ्लूइड की तरह रहता है, जिसमें और क्या क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, राइट, सिट्रिक एसिड, है ना, जो एटीपी भी जनरेट करने में मदद करता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिब्रिनोजेन। स्टूडेंट्स सेमिनल वेसिकल में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा था, बताइए, फिब्रिनोजेन। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोस्टेटिक, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, फिब्रिनोलाइसिन, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया। प्रोस्टेट ग्लैंड में सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि बचाता है ना, जो कि स्पर्म को बचाता है एंटीबायोटिक्स फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना। सिंपल सा कि जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमन जाता है ना, तो फिर स्पर्म रेस लगाना स्टार्ट कर देता है ओवम को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, गुड बैक्टीरिया होते हैं, और वो स्पर्म को कहीं ना कहीं, है ना, वो सिंपल सा ऐसे समझिए कि वो जो बैक्टीरिया एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट किए हुए रहते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो जैसे ही स्पर्म जाता है ना, तो वो मरने लग जाता है उस, है ना, समझ रहे ना, उस एसिडिक इन्वायरमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के एसिडिक इन्वायरमेंट को, स्पर्म को एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, कैल्शियम एंड फोस्फेट इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम तीसरे ग्लैंड्स की ओर चलते हैं, जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है स्टूडेंट्स, कॉपर ग्लैंड्स, है ना, कॉपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी होता है, जो कि 1 पेयर में पाया जाता है स्टूडेंट्स। कितना पाया जाता है स्टूडेंट्स, नंबर में 1 पेयर। ओके, याद रखिएगा, है ना, मटर के दाने की तरह होता है। ओके, और ये भी अपना सिक्रीशन जो है वो यूरेथ्रा में डालता है। जैसे कि पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल एराउजल this secrete an alkaline fluid into the urethra that protects the passing sperms by neutralizing acid, है ना, from urine in the urethra। स्टूडेंट्स कहना ये चाह रहा है ये लाइन कि हम लोग जानते हैं कि जो यूरेथ्रा है वो दोनों काम करता है, सीमेन को भी रिलीज करता है और यूरिन को भी रिलीज करता है। तो कहीं ना कहीं, है ना,
अगर यूरिन को रिलीज करता है तो एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता होगा यूरेथ्रा का, राइट। और एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म है ना, स्पर्म मर सकता है। तो सीमन रिलीज होने से पहले कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन यूरेथ्रा में जाता है, ओके। और यूरेथ्रा में जा करके जो यूरेथ्रा का एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको अल्कलाइन इन्वायरमेंट में बदल देता है। तो यही पॉइंट कह रहा है स्टूडेंट्स, है ना, कि कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरेथ्रा के एसिडिक नेचर को अल्कलाइन नेचर में बदलना, है ना, फेवरेबल कंडीशन में सीमन के लिए बदलना, ये किसका सिक्रीशन के द्वारा हेल्प होता है, कॉपर्स ग्लैंड्स के सिक्रीशन के द्वारा। They also secrete mucus that lubricates the end of the penis, यानी कि टिप ऑफ द पेनिस। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि, है ना, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है मेल के द्वारा तो उससे पहले, है ना, एक म्यूकस टाइप का रिलीज होता है ना, टिप ऑफ द पेनिस में, राइट। तो टिप ऑफ द पेनिस में जो म्यूकस टाइप का रिलीज होता है वो भी किसका सिक्रीशन होता है स्टूडेंट्स, कॉपर्स ग्लैंड का ही सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं सीमन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा में तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन आ जाता है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, है ना, ये है स्लाइटली अल्कलाइन, राइट। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन स्लाइटली अल्कलाइन था, है ना, और ये आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, राइट। 7.2 से 7.7 कह सकते हैं, और एवरेज अगर माने तो 7.5 होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का पॉइंट नहीं है, ये सीमेन का पॉइंट है ना। इसमें कहा जा रहा है कि पर इजोकुलेशन, है ना, एक बार में तकरीबन 5 ml सीमेन इजोकुलेट होता है एक्टिव, है ना, हेल्दी मेल के द्वारा। उसमें से क्या बोला गया, द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन अ टिपिकल इजोकुलेशन इज 2.5 to 5 ml, है ना, विथ 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स। यानी कि बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि सीमन जो 5 ml है ना, उसमें से पर ml अगर काउंट करें हम लोग स्पर्म्स को, तो स्पर्म कितना होता है, 200 से 300 मिलियन, यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स, है ना, पर ml ऑफ सीमेन में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे पॉइंट में सीमन आया था, है ना। तो चलिए एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि सीमन क्या होता है ना। तो सीमन का सिक्रीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 से 5 ml पर इजोकुलेशन। उसमें से 1 ml में अगर स्पर्म की काउंटिंग करें तो 200 से 3 मिलियन, यानी कि 20 से 30 करोड़, ओके। चलिए अब पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, है ना। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि 2 to 5 ml इन वन एजुकुलेशन, हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड 7.5 एल्कलाइन होता है, ये जो सीमेन होता है वो अल्कलाइन ही होता है क्योंकि स्पर्म के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। अगर, है ना, एसिडिक होता तो फिर अस्तित्व ही नहीं बचेगा ना, स्पर्म ही मर जाएगा, राइट। और चिपचिपा होता है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैव 200 to 300, है ना, हैव 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स, राइट, जो कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया है कि 200 से लेकर 300 मिलियन ऑफ स्पर्म पाया जाता है पर एजुकुलेशन, है ना। उसमें से स्टूडेंट्स सीमन इक्वल टू क्या होता है, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, सीमन इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन कौन से, सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन भी आ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन आ जाता है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन आ जाता है, किस में, सेमाइनल प्लाज्मा में। यानी कि सीमन इक्वल टू हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, ओके। स्टूडेंट्स फॉर नॉर्मल मोटेलिटी, देखिए ध्यान दीजिए, है ना, नॉर्मल मोटेलिटी, है ना, कोई भी स्पर्म यदि नॉर्मल, है ना, अगर सॉरी स्टूडेंट्स फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी लिखा हुआ है ना, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे, वैसे तो एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो उसके लिए भी कंडीशन होता है, वही स्पर्म उस ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है स्टूडेंट्स जिसमें, है ना, ये कंडीशन हो, क्या कंडीशन हो, एट लीस्ट, है ना, एट लीस्ट 60% ऑफ द नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड, है ना। पहला बोला जा रहा है, पहला कंडीशन है फर्टिलाइजेशन के लिए, पहला कंडीशन है कि एटलीस्ट 60% नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड, यानी कि जो स्पर्म का जो शेप है, साइज है, वो 60% तक नॉर्मल होना चाहिए। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, 60% तक जो स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है ना, जो कि हम स्पर्म के लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रक्चर स्पर्म में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को भी जाकर के देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है ना। तो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% नॉर्मल स्पर्म होना जरूरी है ना। स्पर्म का शेप साइज नॉर्मल होना, 60% स्पर्म का होना जरूरी है, ठीक है।
किस में से, तो 200 से 300 मिलियन जो मैंने स्पर्म बताया उसमें से 60% का नॉर्मल शेप और साइज होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 40% ऑफ द वाइग्रस मोटिलिटी, है ना। दूसरा बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की 40% तक उसमें वाइग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुस्त चल रहा है, सुस्त चलेगा तो अपनी मंजिल तक ओवम के पास पहुंचेगा कब, कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो 40% तक क्या क्या कंडीशन है एक बार क्विक बताते हैं कि फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना जरूरी है और 40% उसमें वाइग्रस मोटिलिटी होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सीमन के कंपोजिशन की बात करें, है ना, तो यहाँ पे ये लाइन कट चुका है ना, तो ध्यान से समझिए 60%, राइट, 60%, है ना, 60% सीमन में सेमाइनल वेसिकल का कंपोजिशन होता है जो कि हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट 30% प्रोस्टेट सिक्रीशन होता है ना, प्रोस्टेट का सिक्रीशन, और 10% जो रिमेनिंग होता है स्टूडेंट्स वो स्पर्म होता है और वास डिफरेंस का सिक्रेशन होता है और बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रेशन होता है। यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि सबसे कम कंपोजिशन किस ग्लैंड का होता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सबसे कम कंपोजिशन होता है, जो कि 10% में कौन कौन इंक्लूड हो जाता है, वास डिफरेंस का भी सिक्रेशन, है ना, स्पर्म उसमें जो इंक्लूड होता है वो भी है, और बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रेशन ये मात्र 10% सीमेन का कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि सेमाइनल वेसिकल, है ना, 60% कंट्रीब्यूट करता है, ओके, और 30% प्रोस्टेट सिक्रेशन और 10%, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन करता है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स, है ना, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मिल्की अपीयरेंस, स्पर्म में जो मिल्क, है ना, सीमन में जो वाइट मिल्की अपीयरेंस आता है स्टूडेंट्स, वो किसके सिक्रेशन की वजह से आता है, तो वो प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टैटिक सिक्रेशन की वजह से मिल्की अपीयरेंस आता है, वाइट दिखता है सीमन। और दूसरा विस्कोसिटी, गाढ़ापन, सीमन में गाढ़ापन क्यों होता है, तो वो किसके सिक्रेशन की वजह से आता है स्टूडेंट्स, तो सेमाइनल वेसिकल की वजह से सीमन में गाढ़ापन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, देखिए, है ना, सेमाइनल प्लाज्मिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड फ्रॉम सीमन, इट डिस्ट्रॉयज वेजाइनल बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमाइनल प्लाज्मिन नाम का एक एंटीबायोटिक पाया जाता है, राइट, जो कि, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो वो वेजाइनल बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। कौन मारता है स्टूडेंट्स, है ना, ये सेमाइनल प्लाज्मिन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो, है ना, मारता है बैक्टीरिया को जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है ना। इससे सीमेन प्रोटेक्ट होता है और स्पर्म भी प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सीमेन के अबाउट स्टूडेंट्स, कि मेल विथ लेस देन 35 मिलियन स्पर्म पर ml स्टेराइल, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, है ना, 35 मिलियन अगर पर, है ना, पर ml सीमेन में जो है ना, सीमेन का जो पर ml होता है ना, 5 ml होता है, उसमें से पर ml सीमेन में तो हम लोग जानते हैं कि 200 से 300 मिलियन होता है। और यदि 35 मिलियन से कम, यदि स्पर्म की क्वांटिटी, है ना, 35 मिलियन से कम हुई तो वो, है ना, तो वो पुरुष कभी भी पिता नहीं बन सकता है, राइट। अगर उसके अंदर स्पर्म की क्वांटिटी 35 मिलियन से कम है तो वो कभी भी पुरुष पिता नहीं बन सकता है। और दूसरा स्टूडेंट, सीमन रिप्लेस इन 24 आवर्स, है ना, सीमन हमेशा रिप्लेस होता है 24 आवर्स, यानी कि नए नए स्पर्म्स बनते हैं, है ना, तो सिक्रीशन ऐड होते रहता है और रिप्लेसमेंट चलती रहती है। स्टूडेंट्स इसके बाद छोटे छोटे टर्म्स हैं, है ना, जो कि अक्सर यूज़ किए जाते हैं कॉपियों में, बुक में, और, है ना, अदर रेफरेंसेस में, तो उसको मैं एक बार आप लोग को समझा देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी समझ में आए, है ना। यहाँ तक में हमारा क्लाइंट्स का जो भी था टॉपिक खत्म हो चुका है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। सेमाइनल वेसिकल इज ऑल्सो नॉन एज यूट्रस, है ना, मस्क्यूलिन्स, राइट, सेमाइनल वेसिकल्स को यूट्रस मस्क्यूलिन्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और आगे सर्कमसीजन इज द रिमूवल ऑफ प्रीप्यूज और फोरस्किन ऑफ पेनिस, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि सर्कमसीजन होता है ना, मुस्लिम कम्युनिटी में सर्कमसीजन किया जाता है। उसमें क्या होता है कि पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन पाया जाता है, राइट, पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन पाया उसको हटा दिया जाता है स्टूडेंट्स, उसी को सर्कमसीजन बोलते हैं। और ये स्टूडेंट्स इसका साइंटिफिक रीज़न भी है ना। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने रिलीजन तो है ही उनका, लेकिन इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो कि मैं अपने शॉर्ट्स में कभी बताऊंगा आप लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इमिशन। इमिशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सीमन इनटू द यूरेथ्रा, है ना, यानी सिंपल सा कि सीमन का यूरेथ्रा में मूवमेंट को क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इजैक्यूलेशन।
इस टर्म से तो आप लोग को पता ही होगा, रिफर्स टू द फोर्सिबल है ना, फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ सीमेन फ्रॉम यूरेथ्रा आउट ऑफ द पेनिस, यानी कि सीमेन का पेनिस से बाहर निकलना ही क्या होता है, एजेकुलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म में अगला टर्म है ओलिगोस्पर्मिया, है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या है स्टूडेंट्स, लो स्पर्म काउंट इन सीमेन लेस देन 35 मिलियन पर ml, जैसा कि मैंने बताया कि वो पुरुष कभी भी पिता नहीं बन सकते, तो उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया मेडिकल साइंस में कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्मिया, है ना, आइदर अब्सेंस ऑफ और नियर अब्सेंस ऑफ स्पर्म, यदि किसी के सीमेन में है ना स्पर्म है ही नहीं या है तो इतना कम है कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्थेनोस्पर्मिया, है ना, एस्थेनोस्पर्मिया रेड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन सीमेन, है ना, कि इसमें बोला जा रहा है स्टूडेंट्स के सीमेन में, है ना, क्वांटिटी जो स्पर्म की 200 से 300 मिलियन है वो तो है, लेकिन उसमें मोटिलिटी नहीं है, और जब मोटिलिटी नहीं है तो वो कभी भी, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाकर के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मोटिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फेवरेबल फर्टिलिटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म में से, ये सारे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, है ना, ये क्या है, टेरेटोस्पर्मिया, स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टूडेंट नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, है ना, 60%, है ना, राइट, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज स्पर्म का होना जरूरी है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे बोला जा रहा है ना, टेरेटोस्पर्मिया में कि स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, तो क्या ऐसे पेरेंट्स, ऐसे पुरुष कभी भी पिता बन पाएंगे अगर, है ना, अगर ऐसे बीमारी से ग्रसित होंगे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट मेडिकल टर्म के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट टर्म है आपका इंपॉर्टेंस, है ना। इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, इसको हिंदी में शीघ्र पतन कहा जाता है स्टूडेंट्स, है ना, शीघ्र पतन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है ऐसे पुरुष, है ना, जो इंपॉर्टेंस से ग्रसित होते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म तो करना चाहते हैं मन मुताबिक, परंतु वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनेबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन इन पेनिस, है ना, वो इनेबल होते हैं, उनका जो पेनिस होता है वो इरेक्ट उतना हो नहीं पाता है प्रॉपर कि इंसर्ट कर सके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, है ना, समझ रहे ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे, है ना, तो ऐसे पेशेंट जो है वो इंपॉर्टेंस नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसे शीघ्र पतन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही टर्म है एक स्टेरिलिटी, है ना, जिसे नपुंसकता भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओवम, यानी कि स्पर्म ही डिफेक्टिव है, तो स्टेरिलिटी से वो ग्रसित हैं। नेक्स्ट टर्म का नाम है स्टूडेंट एडम। एडम का मतलब एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, जो वृद्ध पुरुष होते हैं स्टूडेंट्स, 60 साल के, 70 साल के एज के, है ना स्टूडेंट्स, जो एजिंग मेल होते हैं, है ना, तो वो बाप तो बन सकते हैं, पिता तो बन सकते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है ना, तो वही बोला जा रहा है कि वो एंड्रोजन डेफिशिएंसी उनमें आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोसील, इससे भी आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे, है ना, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन स्क्रॉटम, है ना, सिंपल सा स्क्रॉटम लार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी दर्द भी करता है ना, क्योंकि स्क्रॉटम में अनवांटेड फ्लूइड जो हैं, है ना, वो इकट्ठा हो जाते हैं, राइट, तो उसी टर्म को स्टूडेंट्स हाइड्रोसील बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा, है ना। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप ऐसे ही अच्छे कंटेंट, है ना, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।